हेलो दोस्तों, मैं तनुजा परिहार आज आप लोगों के सामने एक और बुक का रिव्यू लेकर आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैंने ये बुक चैनल खोला है जिससे मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बुक्स की जानकारी दे पाऊँ। क्योंकि अगर आप लोग बुक्स पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ सकें, तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कौन सी बुक्स सबसे पहले पढ़ें और कौन सी बुक्स छोड़ें। क्योंकि अगर हमें अच्छी बुक्स पढ़ने को मिलती हैं तो उनसे हमें और बुक्स पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा सबसे अच्छी बुक्स लेकर आती हूँ, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही वो ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ने के साथ साथ मनोरंजन के साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। आज मैं ऐसी ही एक बुक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को नाम से तो लगेगी कि बच्चों की बुक है, लेकिन वह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बराबर उपयोगी है। बहुत ही फेमस नोवेल है जिसका नाम है एनिमल फार्म। ये आप लोग देख सकते हैं, एनिमल फार्म बुक जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई काफ़ी फेमस बुक है। मेरे पास आप लोग इस बुक की जो कॉपी देख रहे हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। इसके हिंदी वर्ज़न आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी वर्ज़न भी इसका बराबर का अच्छा है। वैसे तो एक छोटी सी बुक है, लेकिन हम इसे गागर में सागर कह सकते हैं। 150 पेजेस की ये बुक है, केवल 100 रुपीज़ की। एनिमल फार्म बुक 1945 में लिखी गई थी। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान लेखक थे, 1903 में जिनका जन्म हुआ था और 1949 में जो चल बसे थे। उनकी लिखी हुई सारी बुक्स में एनिमल फार्म सबसे फेमस है। उन्होंने 1945 में जो चीज़ें लिखी थी, आज 80 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी वो चीज़ें वैसी की वैसी हम लोग आजकल देख रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला है। जो सिद्धांत दिए गए थे अभी भी वो हम लोग सेम देख सकते हैं। एनिमल फार्म बुक में आप लोग एक पिग की यहाँ पर फोटो देख रहे हैं। ये एक सीधी सीधी कहानी है एक एनिमल फार्म की। इंग्लैंड में एक फार्म हाउस होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जिनमें पिग्स हैं, घोड़े, गधे, खच्चर, गाय, मुर्गियाँ, कई सारे जानवर वहाँ पर रहते हैं। फार्म का जो मालिक होता है वो जानवरों का दोहन करता है, जानवरों पर अत्याचार करता है। जानवर अपने मालिक से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। तो आखिरकार क्या होता है, उसमें एक जो काफ़ी बुद्धिमान माना जाने वाला सूअर होता है, वो जानवरों को क्रांति के लिए उकसाता है। वो जानवरों को बताता है कि कैसे उन पर अत्याचार हो रहे हैं और कैसे उन लोगों को अत्याचार का विरोध करना चाहिए और सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। यानी वो क्रांति की आग वो सूअर वहाँ पर जगाता है। उस फार्म हाउस में सूअरों को बाकियों से ज़्यादा बुद्धिमान दिखाया गया है। आखिरकार क्रांति होती है, वो लोग सत्ता पलट देते हैं। फार्म के मालिक को वहाँ से जाना पड़ता है और सारी सत्ता जानवरों के हाथों में आ जाती है। आगे क्या होता है, आगे जो क्रांति का जो जनक होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो यंग सूअर होते हैं उनके हाथ में सत्ता आती है। उनमें से एक है नेपोलियन। इसके कुछ जो इसमें फेमस कैरेक्टर्स हैं उनके नाम है स्नोबॉल, वो भी एक सूअर होता है, नेपोलियन, क्लोवर, बॉक्सर नाम का घोड़ा, ओल्ड मेजर, म्यूरल, जोन्स, ये सारे उसमें जानवर हैं। इसका जो ये मेनली एक सटायर है या एलेग्री है। एलेग्री क्या होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसमें दो कहानियाँ चलती हैं। एक तो सीधी सीधी वो कहानी होती है जो हमें दिखाई जाती है, और दूसरी वो कहानी होती है जिस पर ये कहानी बेस्ड होती है। यानी कि एक सीधी सीधी हमें एनिमल्स की कहानी दिखाई गई है, किस तरह से वो लोग अपने साथ होते हुए शोषण का बदला लेते हैं, किस तरह से सत्ता पलटते हैं। और दूसरी ओर ये रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन को। ख़ास तौर पर 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसको ये कहानी रिप्रेजेंट करती है। हालांकि राइटर ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि सीधे सीधे हम अगर किसी का नाम लें तो हम जानते हैं कि बुक्स काफ़ी सारे विवादों में घिर जाती है। लेकिन ये दिखाता है कैसे रशियन क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसी सारी स्टोरी को बड़े मज़ेदार माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसकी मेन थीम क्या है, जब भी कोई शोषित वर्ग होता है, हम लोग देखते हैं कि जो भी वर्ग सत्ता में होता है, चाहे वो नेता हों चाहे बड़े ऑफिसर्स हों, हमेशा वो लोग अपने से निचले लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो निचले लोगों को लगता है कि काश हम लोग एक दिन इनकी पोजीशन पे आएँ तो हम लोग सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, हम बिल्कुल ऐसे नहीं बनेंगे। लेकिन होता क्या है, जब कोई क्रांति होती है उसके बाद क्रांतिकारी अगर सत्ता में आते हैं तो उन लोगों में भी वही बुराइयां आ जाती हैं जो पहले वाले लोगों में होती है। वो लोग अपनी सत्ता का मेन उद्देश्य भूल जाते हैं।
क्रांति जिन कारणों से शुरू हुई होती है वो अपना मतलब ही खो देती है। हम भारत में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा देख चुके हैं कि क्रांतिकारी सत्ता में आने के बाद उन्हीं सब बुराइयों के शिकार हो जाते हैं जिनको लेकर उन्होंने क्रांति की होती है। तो बड़ी अच्छी बुक है, करप्शन, रिवॉल्यूशन, ये सारी इसकी थीम है। स्टोरी में आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे नेपोलियन उनका हेड बन जाता है और वो इसमें मेन विलेन है। वो ये नियम बनाता है कि सारी अच्छी चीज़ें सुअरों को मिलेंगी। पहले वो लोग दिखाते हैं कि ह्यूमन कितने लालची हैं, कितने शोषक हैं, और काफ़ी सारे अच्छे थॉट्स इस बुक में दिए गए हैं। जैसे कि वो लोग कहते हैं कि ह्यूमन ही एक ऐसा जानवर है 2 पैरों पे चलने वाला जो कि कोई भी चीज़ उत्पादन नहीं करता है लेकिन सारे उत्पादों को खुद लेता है। ये हम लोग देख सकते हैं आज के ज़माने में। ह्यूमन जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं हम लोग, और हम लोग दूसरे एनिमल्स के लिए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जबकि दूसरे एनिमल्स से हम एग्स, मीट, स्किन, हर चीज़ हम जो ले सकते हैं, शहद से लेकर यानी छोटी छोटी मक्खियों से लेकर बड़े बड़े जानवरों की के मीट और खालों तक हम लोग जानवरों पर डिपेंड है। लेकिन बदले में हम लोग जानवरों को कुछ नहीं देते, केवल देते हैं दर्दनाक मौत। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन जब जानवरों के हाथ में सत्ता आ जाती है, वो बहुत सारे मज़ेदार इसमें नियम बनाते हैं कि हम लोग अपने मालिक जॉन की तरह बिल्कुल नहीं बनेंगे, कोई आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा। ये सारी बुराइयां जॉन में होती हैं, और कोई भी जानवर एक दूसरे को नहीं मारेगा। लेकिन सत्ता आने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे सुअर सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। सुअर सबसे कम काम करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जैसे अंडे, ये सारी चीज़ें, दूध, सुअर अपने लिए रख लेते हैं। फ्रेश एप्पल्स हमेशा सुअरों को मिलते हैं जबकि वो सबसे कम काम किया करते हैं, और बाकी जानवर बहुत ज़्यादा काम करते हैं जैसे घोड़े, गधे, और लेकिन उनको खाने को सुअर बहुत कम देते हैं जिससे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। जानवरों को यहाँ पर एक और एम होता है पवन चक्की बनाना, जिसके लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, और उसमें क्या क्या मुसीबतें आती हैं हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। आखिरकार जानवर यानी सुअर उत्पादों को बाहर भी बेचने लगते हैं। सबसे पहले मुर्गियों के अंडों की बारी आती है तो मुर्गियां इसके लिए आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि पहले ये बात हुई थी कि कोई भी चीज़ फार्म से बाहर नहीं बेची जाएगी, मुर्गियों के अंडे सुरक्षित रहेंगे, ह्यूमंस की तरह मुर्गियों के अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब मुर्गियां अपने लिए आवाज़ उठाती हैं तो वो उनको विद्रोही घोषित कर देते हैं। यही आज की सत्ता में भी होता है, चाहे ये नेता पॉलिटिक्स में हो या फिर अफसरशाही में, कि जो लोग अपने लिए आवाज़ उठाते हैं उनको विद्रोही घोषित कर दिया जाता है, और नेपोलियन यानी पिग सारी मुर्गियों को इस अपराध में मार डालता है। तो इससे हालांकि वो नियम भंग होता है कि एक जानवर दूसरे को नहीं मार सकता, लेकिन वो इसमें 2 शब्द और जोड़ देता है कि बिना किसी कारण के कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मार सकता। यानी हम लोग देखते हैं कि सत्ता वर्ग के लोग कैसे अपने लिए नियम बनाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए नियम बनाते हैं, क्योंकि नियम बनाने वाले भी वही होते हैं, और वो अपने से जूनियर या फिर निचले वर्ग के लोगों को ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, जबकि आखिरकार वो केवल अपना भला कर रहे होते हैं, और आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ इसी तरह से घोंट दी जाती है। और फिर फाइनली क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। फाइनली बड़ी मज़ेदार चीज़ें घटित होती है। सुअर शराब पीने लगते हैं, अपनी रक्षा के लिए बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं, क्योंकि उनको आम जानवरों से भी डर लगने लगता है कि कहीं ये लोग भी क्रांति ना कर दें। लेकिन लास्ट में जानवर क्रांति करते हैं। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसको हम मनोरंजन के लिए तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इससे कई सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि एकदम खरी उतरती हैं, वो हम लोग देखेंगे। इस तरह से बड़ी खूबसूरत बुक है, आप लोग ज़रूर पढ़िए। बच्चे ही इस बुक को मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं, बड़े होते होते वो इसमें से बहुत सी चीज़ों को समझ पाएंगे, आज की सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे। इस तरह से एक सरल और सीधी कहानी है जो अपने साथ साथ और भी कई कहानियों को जोड़ती है। इसका दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद हुआ है, काफ़ी फेमस है। और लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि द क्रिएचर्स आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन एंड मैन टू पिग, बट ऑलरेडी इट वॉज इम्पॉसिबल टू से विच वॉज विच। यानी आखिर में ये देखते हैं वो लोग कि सुअर भी आदमी जैसे हो गए हैं और आदमी सुअर जैसे हो गए हैं। दोनों की बुराइयां इतनी ज़्यादा मिलजुल गई हैं कि समझ ही नहीं आता है कि आदमी है या सुअर है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, कई चीज़ें सोचने को आपको मजबूर कर देंगी
कई चीज़ें आपको सिखाएंगी। आप इस बुक को पढ़कर मुझे बताइए आप लोगों को ये बुक कैसी लगी। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। तब तक के लिए थैंक यू।